मेरी प्यारी बिटिया। सुबह के 7:30 बजे जब ज्योति स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर खिसकाया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो सरोज आई ने पीछे से आवाज़ लगाई, ज्योति बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। ज्योति ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में रख डाला। ज्योति स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से इस तरह 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा व नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर काम करते हैं। ज्योति उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा है और चाहता है ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नेहा उठाए, और नेहा ज्योति बिटिया की जिम्मेदारी नरेश के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों के एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी ज्योति स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है, लेकिन सरोज आंटी से ही बात करती है बस। रोज़ की तरह नेहा और नरेश में नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, ज्योति को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि ज्योति ऊपर सीढ़ियों से गिर गई और आईसीयू में है। ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी उसको। ऑपरेशन हुआ पर जिंदगी मिली न मौत। बिटिया कोमा में चली गई। अरे ये क्या हो गया। नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध बुध ही खो बैठे। ज्योति की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। उन्हें उन दोनों से बहुत ही नफरत हो चली। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से बेचारी बच्ची नीचे गिर गई। वह अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और उसका पैर फिसल गया। 15-20 दिन के बाद कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रही अपनी माँ को नरेश ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी दोनों की जिद की वजह से मेरी पोती कहीं खो गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। यह कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। सरोज तब से सदमे में थी, पर उसने जैसे तैसे होश संभाला और नरेश से कहा, मैम साहब, मैं यहाँ अब आपके घर काम नहीं करूँगी। इस घर की दीवारों में मेरी ज्योति की सिसकियाँ भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में न होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थीं। अब वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे और बड़े शांत हो गए थे। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में बड़े बड़े पैसे, ज़मीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे, क्योंकि दोस्तों औलाद से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने ज्योति के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों, जिन्होंने कभी अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था जैसे पहले था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। नेहा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। वह
तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज पर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग बहुत प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी है, और मम्मी आप पापा को कहते हो कि तुम्हारी बेटी है। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी है? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी अपने मुंह से एक बार भी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती हैं। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो, तो खाना है जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन ही नहीं करता खाने का। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि ज्योति को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही दूर चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए। जब मुझे डर लगता है तो मैं अपने पास सुलाने के लिए आपको बुला लेती हूँ, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी मैं आपको। नेहा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। नेहा रोते हुए बोली, नरेश पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी ज्योति ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। नरेश भी नेहा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उस समय नरेश का फ़ोन बजा और नेहा के मोबाइल पर एसएमएस की टूटू की मैसेज की आवाज़ हुई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाई और फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक नेहा नरेश की बातचीत सुनती, उसके अपने फ़ोन में भी एसएमएस खुल चुका था। पढ़ते ही नेहा के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द नरेश के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के स्वर से चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी थी। ये कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई लड़ते हैं या फिर घर टूटते हैं, बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपके बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने बच्चे को जन्म ही ना दें, इससे तो यही अच्छा है। अच्छी परवरिश रुपये, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि कूदने, मस्ती, लाड़ प्यार का समय चाहिए।